हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो ये मेरे चैनल का नाम है एमटी सर स्टडी। एमटी सर स्टडी चैनल नेम हो गया मेरा एमटी सर स्टडी। और यहाँ पे आज हम सीखेंगे क्लास 10th के लिए, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 जिसका पार्ट 1 है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज संख्या यानी नंबर के बारे में देखेंगे। जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर ही है हमारा वास्तविक संख्या, यानी संख्या के बारे में जब तक नहीं जानेंगे यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो आइए आज हम देख लेते हैं वास्तविक संख्या में कौन कौन से संख्या आते हैं इसके अंदर। चलिए पहला देखते हैं हम सम संख्या के बारे में, और ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। सम संख्या, सम संख्या इसे बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। जिस संख्या को, यदि हम किसी संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं और पूरा कैंसिल आउट हो जाए, कट जाए, शेषफल में शून्य बचे, तो वैसे संख्या को हम बोलेंगे सम संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात किया जाए सम संख्या का तो बोलेंगे क्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि। इनसे आगे अगर हम पूछेंगे कि कितनी सम संख्याएँ होती हैं तो क्या आप आगे अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर लग जाए तो हमें बता भी दीजिएगा कि कितनी सम संख्याएँ होती है, कुल कितनी सम संख्याएँ होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो हम लिखते हैं 7 के बाद क्या होता है? 8। 7 के बाद होता है 8, और इस 8 को जब हम लेटा दें, क्या करेंगे? लेटा देंगे, तो इसे बोलेंगे अनंत। इसे गणित में बोला जाता है अनंत। तो आगे हमें नहीं मालूम है कितनी होगा, अनंत, जिसका अर्थ होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तो सम संख्या यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक चली जाती है। तो चलिए सम संख्या के बारे में समझ में आया होगा। दूसरा संख्या के बारे में, अगर दूसरी संख्या के बारे में बात किया जाए तो दूसरा लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जिसे ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, विषम संख्या। अब यहाँ पे देख रहे हैं सम संख्या के बारे में जो बताए हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन इसका अपोजिट, इसका उल्टा ले लेते हैं हम विषम संख्या। तो वैसे संख्या को भी विषम संख्या बोलेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। चलिए वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अगर ले लेते हैं हम कोई संख्या 3 और उसे 2 से भाग देते हैं तो क्या ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? आइए देखते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 एकाई 2 और 1, शेषफल में क्या बच जाता है हमारा? 1 नहीं। अगर बात करते हैं 8 का तो 2 से भाग देते हैं तो 2 चौका 8 और कट के हमारा हो जाता है 0। 3 और 8 यहाँ 2 संख्या में भाग दिए हैं 2 से, एक दिए हैं 3 में और दूसरा दिए हैं 8 में। तो 2 से भाग दिए हैं 3 में, तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बच जाता है? 1 शेषफल बच जाता है। और तो क्या 1 शेषफल बच गया? तो आप लोग बताइए कि ये सम संख्या हुआ या विषम संख्या हुआ? तो ये क्या, कौन सा संख्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। और यहाँ देखिए 2 से विभाजित किए हैं तो क्या ये पूर्णतः विभाजित हुआ है? नहीं हुआ है। तो 3 को क्या बोलेंगे? विषम संख्या, और 8 को बोलेंगे सम संख्या, क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो गया है, यानी शेषफल 0 हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर विषम संख्या के एग्जाम्पल की बात की जाए तो कौन हम कह सकते हैं? तो कह सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21 इत्यादि। ये कहाँ तक चला जाएगा? तो अनंत होगा। कहाँ तक चला जाएगा? तो ये हमारा अनंत तक चला जाएगा। चलिए तीसरे नंबर में बात करते हैं हम पूर्णांक की। पूर्णांक, पूर्णांक से पहले एक दूसरा देख लेते हैं। पूर्णांक से पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसका मतलब होता है होल नंबर, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या, तो आप लोग बचपन से गिनती गिनते आ रहे हो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा कि 1 से गिनती करते हैं। पूर्ण संख्या में क्या करते हैं हम? 1 से गिनती करते हैं, लेकिन उसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए, जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए इससे पहले एक और संख्या देख लेते हैं जिसका नाम देते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे हम? प्राकृत संख्या, तो गिनती को सीधा बोलेंगे, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से या 1 से? तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से कहाँ तक? अनंत तक। तो 1 से शुरुआत होने वाली संख्या को, 1 से जो शुरू करते हैं, गिनती करते हैं, 1 से गिनती करते हैं, 1 से गिनती करते हैं, इसे बोलेंगे प्राकृत संख्या। इसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे? तो जिसमें जीरो, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए, जीरो को शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से अनंत तक। और इससे प्राकृत संख्या के पहले किसको शामिल कर लेते हैं? जीरो को। तो अब ये हो गया हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक है प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें शामिल कर लिए हैं किसको? जीरो को। जीरो को शामिल कर लिए हैं तो अब ये हमारा बन चुका है पूर्ण संख्या। ये क्या बन गया हमारा? पूर्ण संख्या बन गया है। तो प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0 से। चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर। 5वें नंबर पे हम देखते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, देखिए बहुत जगह कन्फ्यूजन, आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों एक ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग है। पूर्णांक को हम बोलेंगे इंटीजर, इंटीजर नंबर। तो अगर पूर्णांक की बात की जाए तो पूर्णांक में हम कौन कौन से संख्या आते हैं, इसमें कौन कौन से संख्या आते हैं उसको देख लेते हैं। पूर्णांक में आता है धनात्मक, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें आएगा ऋणात्मक यानी निगेटिव इंटीजर आएंगे। और इसमें आएगा शून्य। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और शून्य को या आप प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए, ये हमेशा क्या होता है? शून्य ही होता है। और शून्य को किसी से भी गुना करने पर, किसी भी संख्या से गुना करने पर, जैसे शून्य है इसको गुना करेंगे अगर 1 करोड़ से तो ये क्या आ जाएगा? शून्य ही हो जाएगा। तो शून्य को किसी से भी गुना करने पर क्या हो जाता है? हमारा शून्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक में किस संख्या के संग्रह को पूर्णांक बोलेंगे? तो जिसमें धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और शून्य हो, तो ये तीनों इंटीजर के संग्रह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। चलिए पूर्णांक में देखेंगे, जैसे एक संख्या रेखा ले लेते हैं। संख्या रेखा के बीच में एकदम मध्य भाग क्या होता है? शून्य। जैसे दाईं तरफ जाएंगे तो हो जाएगा धनात्मक में +1 +2 +3, इसी प्रकार से आगे भी जा सकते हैं। और जैसे शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो उधर हो जाएगा हमारा ऋणात्मक संख्या, -1 -2 -3 इसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे प्लस का 1 +2 +3 और बाईं साइड है -1 -2 -3। तो ये सारा
संख्याओं का संग्रह, ये सभी संख्याओं का संग्रह को हम बोलेंगे पूर्णांक। ये सभी संख्याओं के संग्रह को हम बोलेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर पे हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं, अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है जिसे रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। या अभाज्य संख्या का दो नाम याद कर लीजिएगा, एक होता है अभाज्य या रूढ़। अभाज्य या रूढ़, अभाज्य या रूढ़। अभाज्य बोले जो भी अभाज्य संख्या, या रूढ़ बोले तो भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का दो नाम है, अभाज्य या रूढ़ संख्या। चलिए, ये अभाज्य संख्या होता क्या है, और इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसा संख्या जो 1 से और 0 से विभाजित हो। कोई संख्या लेते हैं तो उसे अगर यदि भाग दिया जाए तो वो किससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, या तो 1 से होगा या 0 से। जो संख्या 1 और 0 से विभाजित हो जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? वैसा संख्या जो 1 एवं 0 से, 1 एवं 0 से विभाजित हो जाए, 1 एवं 0 से विभाजित हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। और यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? जो केवल 1 और 0 से विभाजित हो जाए। तो 2 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा? तो यहाँ पे देखेंगे 2 जो है 1 से विभाजित होगा और 2 से, यानी 1 से और 0 से विभाजित हो गया। 2 0 है यानी खुद है, अपना है, अपने आप को। तो 1 और अपने आप से विभाजित हो जाए, 1 और 0 से विभाजित हो जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 4 के बारे में देखिए, तो 1 से और ये 4 नहीं होगा, सॉरी 4 नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, देख लेते हैं। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा और 23 होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, 5 भी 1 और 5 होगा 1 से और 5 से। 7 देखेंगे 1 से और 7 से। 11 होगा 1 से और 7 से। 13 1 से और 13 से, 1 से और 13 से, यानी 1 से और 0 से जो संख्या विभाजित हो जाए उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। चलिए इसका जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट बता रहे हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या, उसके बाद देखेंगे सहअभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे बोलेंगे हम? तो भाज्य संख्या हो चुका है, भाज्य संख्या को देखेंगे, अभाज्य संख्या हो चुका है और देखेंगे हम भाज्य संख्या को देखेंगे। चलिए भाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए तो इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखेंगे वैसा संख्या जो कम से कम जिसका 3 गुणनखंड हो, वैसा संख्या जिसमें कम से कम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कम से कम का बात कर रहे हैं। कितना गुणनखंडन हो? तो 3, कम से कम 3 गुणनखंड हो। वैसे संख्या जिसमें कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखते हैं 4 को। तो 4 को अगर विभाजित किया जाए तो कितने से विभाजित होगा? ये कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा उन्हें देख लेते हैं। ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 1 से भी विभाजित हो गया और 2 से भी हुआ और 4 से भी विभाजित हुआ, तो ये कितने संख्याओं से विभाजित हो गया? तो बोलेंगे 1, 2 और 3, यानी 3 संख्याओं से विभाजित हो गया। तो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे बोलेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे बोलेंगे? तो वैसा संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी उनका कम से कम 3 गुणनखंडन हो, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। तो 4 हमारा भाज्य संख्या
हुआ। 4 हमारा कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 6, 8 और 10, इन सभी संख्याओं को जांच करते हैं। तो देखिए 6 जाएगा 1 से और जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और ये 3 से भी कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हम लिखे थे, कम से कम 3 गुणनखंडन होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अधिक से अधिक, आप बोल सकते हैं कि अधिक से अधिक कितने संख्याओं से कटना चाहिए, तो ये अधिक से अधिक जितना हो उतने से, 3 से, 3 कम से कम 3 से, और अधिक से अधिक 4 से भी कट जाए या 5 संख्याओं से भी कट जाए या 6 संख्याओं से भी कट जाए, तो इसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में कम से कम होना चाहिए 3 और अधिक से अधिक, जैसे 1, 2, 3 ये 4 से कट जाए या 5 से भी कट जाए या 6 से भी कट जाए, तो उसे बोलेंगे हम भाज्य संख्या। तो देखिए 8 को चेक करेंगे तो 8 किस किस संख्याओं से कटता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कट गया और ये 8 से भी कट जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 4 संख्याओं से ये कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो इसे बोलेंगे हम भाज्य संख्या। तो अधिक से अधिक कितना भी हो लेकिन कम से कम 3, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। तो वैसा संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। आइए नेक्स्ट देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका वैसा संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए, तो HCF होना चाहिए 1। दो संख्याओं का जोड़ा लेंगे, इसमें दो संख्याओं का जोड़ा लेंगे और यहाँ दोनों संख्याओं को हम HCF निकालेंगे और HCF निकालने पर HCF यदि 1 आ गया, HCF यदि 1 आ गया तो वो होगा हमारा सहअभाज्य संख्या। चलिए HCF यानी महत्तम समापवर्तक यानी मौसो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। तो वैसा संख्या जिसका मौसो 1 हो, वैसा संख्या। और इसमें कोई अगर एक संख्या लेंगे 4 तो क्या 4 का मौसो निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो संख्याओं का जोड़ा लेंगे, इसमें क्या लेंगे, संख्याओं का जोड़ा। वैसा संख्याओं का जोड़ा यानी पेयर, वैसा संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1। वैसा संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो उसे हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, उसे बोलेंगे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 का हम मौसो निकालते हैं, तो 2 से भाग देंगे 3 में, तो 2 एकाई 2, बच गया हमारा 1 और 1 बच गया, तो 2 को यहाँ से पकड़ के लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 1 से फिर भाग देंगे 2 में, तो 1 से 2 में 2 बार में लग जाएगा और ये हमारा कट के हो गया 0। क्या हो गया, 0। और 0 के जस्ट ऊपर जो हमारा ये संख्या होता है, भाजक होता है, वही होता है हमारा मौसो यानी HCF कितना आ गया हमारा 1 यानी मौसो बराबर 1। तो वैसा संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसो ज्ञात करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1 आ जाए, उसे हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। जो भी 2023 एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं वो सभी आकर के यहाँ जुड़ जाएं। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के लिए बेफिक्र रहिए, ऑल सब्जेक्ट तैयारी कराया जाएगा। साइंस, सोशल साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्टों का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। और यहाँ से CBSE के लिए भी और बिहार बोर्ड दोनों के लिए तैयारी कराया जाएगा। जल्दी से जुड़ जाइए इसे और दोस्तों को भेज के सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो क्या बोलिएगा आप लोग, जल्दी से बताइए। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, तो 2 से कौन 1 नहीं कट सकता है, 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक ही 2 कट के कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, तो क्या हुआ 2। तो क्या लिखेंगे, हम बोले हैं सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी, जल्दी से बताइए कमेंट करके, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। तो पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से करते हैं, एक से या शून्य से, जल्दी से बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं एक या शून्य। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 0। पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से करते हैं, शून्य से करते हैं। चलिए बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। क्या होगा हमारा आंसर, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो क्या बोलेंगे आप, 2। सही है, कमेंट में यस और नो का आंसर दीजिएगा जल्दी से। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा कैसे बता सकते हैं आप, जो वैसा संख्या जो 1 एवं स्वयं 1 यानी खुद से विभाजित हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो क्या होगा सबसे छोटा भाज्य संख्या, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो भाज्य संख्या के बारे में क्या बोले थे कि इसका कम से कम कितने नंबर से विभाजित हो जाना चाहिए, कितना गुणनखंडन होना चाहिए, तो कम से कम 3। तो 1 लेते हैं तो ये 1 सिर्फ स्वयं से कट गया। 2 लेते हैं तो 1 और 2 से विभाजित हो गया, 1 और 2 से विभाजित हो गया। 3 लेते हैं तो 1 और 3 से हो गया। 4 लेते हैं तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये 4 से भी कट गया। तो कितना से विभाजित हुआ, कम से कम 1 2 3, 3 संख्याओं से विभाजित हो गया। तो देखिए इस 1 2 3 और 4 में सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाला संख्या कौन है, यानी 3 संख्याओं से विभाजित होने वाला संख्या कौन है, 4। क्या है, 4। तो जिस संख्या का गुणनखंडन कितना हो, गुणनखंडन 1 2 और 3 हो, उसे क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ओके चलिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है। सबसे छोटी सम संख्या बताइए। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो 2। सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बताइए कोई संख्याओं का जोड़ा है, 2 और 3 मान लीजिए कोई संख्या है, इस संख्या का जोड़ा है और इसका HCF निकालने पे 1 आया है। HCF निकालने पर 1 आया है, तो आप बताइए ये संख्या कौन सी संख्या है, जल्दी से बताइए। 2 और 3 संख्या का कोई जोड़ा है, इसका HCF यानी मौसो निकालने पर मौसो 1 आ गया, तो यह कौन सी संख्या हुआ, जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये कौन संख्या हुआ, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ओके सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4। चलिए अब यहाँ से फिर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। यहाँ पूछे थे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो 2। और सबसे बड़ी सम संख्या बताइए कितना होगा, सबसे बड़ी सम संख्या। इधर पूछ रहे हैं सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, इधर सबसे बड़ी वाला पूछेंगे, इधर सबसे छोटी पूछे, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो मालूम है, नहीं बता सकते। जैसे 2 4 6 8 10 कहाँ तक चला जाता है, तो अनंत, कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है चलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये भी नहीं बता। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0। क्या होगा, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो नहीं बता सकते, ये कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाता है। ओके
और यहाँ पे बताइए हमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1। लेकिन सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन होगा? तो ये अनंत तक चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 2। अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। जो ए खुद और स्वयं से विभाजित हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी, ये भी अनंत तक चला जाएगा, इसको भी नहीं बता सकते हैं। ओके, चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। तो सबसे बड़ी बता सकते हैं, इसे नोट डिफाइन नहीं बता सकते। ओके, चलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी सम संख्या है 2। तो सबसे बड़ी नहीं बता सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे कि यदि कोई संख्या था उसका एचसीएफ एक निकालने पर 1 आता है तो वो कौन सा संख्या होगा? तो वो संख्या होता है अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसे आप लोग कॉपी और कलम ले करके बैठिएगा और जो भी पढ़ा रहे हैं वो नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार देखिएगा याद आ जाएगा। चलिए देखो, इसे नोट में लिख लीजिएगा। देखिए, दो एक मात्र संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। बार बार पूछा जाता है ये क्लास 10th में प्रश्न। दो एकमात्र संख्या है जो कौन अभाज्य संख्या है? तो सम अभाज्य संख्या। दो एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम। दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम। दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम पूछेंगे क्या होता है? दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम क्या होता है? तो जैसे ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या दो लगातार होना चाहिए, यानी क्रमानुक्रम के अनुसार 1 और इसके आगे होता है 2। इसका मौसम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 से देंगे 2 में तो 2 1 दूना 2, कितना आ गया? कट गया, कितना हो गया? 0। तो मौसम क्या होता है? ये वाला है ना। तो मौसम कितना हो गया? 1। कोई सा भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 6। तो 5 और 6 का मौसम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो निकाल के देख लीजिए, 1 आ गया। 1 से 5 में देंगे तो 5 बार में लग जाएगा, कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। तो मौसम कितना आया है? 1। तो लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसम, दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसम कितना होता है? 1। इसे याद कर लीजिएगा, आपको ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट है संख्या पद्धति से। चलिए, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम सीख चुके हैं, कितना होता है? 1 होता है। दो लगातार, अब देखेंगे दो लगातार विषम संख्या का मौसम। विषम संख्या का मौसम यानी HCF कितना होता है? आप बताइए जल्दी से। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम कितना होता है? नहीं है मालूम है? निकाल के देख लीजिए। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम, पहला ले लेते हैं 3 और दूसरा ले लेते हैं 5। तो 3 और 5 का मौसम निकाल लीजिए। 3 इकाई 3 बचा कितना? 2। 2 से देंगे 3 में, 2 इकाई 2, 1 बचा। और ये 2 को उठा के फिर यहाँ रखेंगे तो 1 दूना 2 करके कितना गया? 0। तो 0 से जो भाजक होता है, जहाँ पे शेषफल हो जाए 0, तो उसका जो भाजक होता है वो होता है हमारा मौसम। तो मौसम कितना गया? 1। कितना हो गया? 1। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कहीं भी। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम कितना होता है? तो आंसर क्या बताइएगा? 1। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम कितना होता है? 1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो लगातार सम संख्या का मौसम। सम संख्या का मौसम, दो लगातार सम संख्या का मौसम क्या होता है? तो आप चेक कर सकते हैं। क्या बोलिएगा? आंसर आएगा इसका 2। कितना होगा? 2। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम कितना होता है? 2। जैसे ले लेते हैं, पहला सम संख्या 2 और दूसरा 4। तो 2 और 4 का मौसम निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे 2 से, भाग विधि दोबारा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा।
क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या हो गया हमारा 0। तो भाजक भाजक कौन होता है हमारा मौसौ, भाजक कौन होता है मौसौ। तो यहाँ पे देखिए कितना आया मौसौ, कितना आया 2 आया। इसी तरीके से 6 और 8, 2 लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6, 7 नहीं होगा तो 7 के बाद 8 होगा। तो यहाँ पे 2 लगातार सम संख्याओं का मौसौ यदि पूछे तो कितना होता है 2। निकाल के देख लीजिए 6 और 8 का मौसौ। तो 6 का ही 6, 8 में से 6 गया तो 2। चलिए अब 6 को उतार के यहाँ लाएंगे, यहाँ खींच के, और इसे 2 तिहाई 6 कट गया। तो कितना आया हमारा जो भाजक होता है वो मौसौ होता है। तो कितना आया 2। तो 2 लगातार सम संख्या का मौसौ कितना होता है 2 होता है। तो 2 लगातार सम संख्या का मौसौ होता है 2। चलिए अब यहाँ पे क्या सीखे हैं कि 2 एकमात्र सम संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, जो सम अभाज्य संख्या है। 2 कौन सा संख्या, तो 2 एकमात्र संख्या है, 2 एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। पूछेंगे सम अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, तो ये ज़्यादा संख्या नहीं है, मात्र एक ही है। कितना है 2, एक ही संख्या है। कितना है 1, वो है सिर्फ 2 एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखेंगे 2 लगातार प्राकृत, 2 लगातार प्राकृत संख्या का मौसौ क्या होता है 1। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसौ कितना होता है 1। तो 2 लगातार प्राकृत संख्या और 2 लगातार विषम संख्या, 2 लगातार प्राकृत और 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसौ कितना आता है 1 आता है। और 2 लगातार सम संख्या का मौसौ कितना आता है 2 आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेशनल नंबर। इसे जानना और पहचानना दोनों आना चाहिए। चलिए परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, तो इसका यदि परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा भी आना चाहिए इसका, और ये हम क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसका जानते होइएगा आप लोग। चलिए यहाँ तो फिलहाल ये सब भी जानते होइएगा, लेकिन एक बार रिवाइज करना ज़रूरी था, क्योंकि वास्तविक संख्या यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए परिमेय संख्या क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए देखिए ये P और Q ये है क्या, P और Q है क्या, तो P और Q क्या है ये, तो P और Q क्या होना चाहिए पूर्णांक। क्या होना चाहिए पूर्णांक, और पूर्णांक हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, P और Q क्या है पूर्णांक यानी इंटीजर। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कंडीशन क्या है, कंडीशन परिमेय संख्या होने के लिए तो पहला तो है P/Q के रूप में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए जैसे लिख लेते हैं हम। अच्छा इससे पहले आप भिन्न का यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा भिन्न को, तो भिन्न जानते होइएगा जो x/y के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं अंश/हर के रूप में, अंश/हर के रूप में लिखा जाता है। तो ऊपर में जैसे कोई संख्या लिख दी है 1/3, क्या लिख दिए हैं 1/3, तो ऊपर में बटा के जो ऊपर में होता है संख्या तो उसे क्या बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं हर, नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर, और ऊपर वाला को अंश। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर इसको क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर। तो ये हो गया न्यूमिनेटर जो होता है अंश, और नीचे वाला जो हर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। बताइए 5/6 में हर कौन सा है, तो हर 6 है, अंश कौन सा है 5 है। 1/3 अंश कौन है 1, हर कितना है 3। समझ में आया। चलिए तो परिमेय संख्या का परिभाषा कैसे बताइएगा, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, और PQ क्या होना चाहिए तो पूर्णांक होना चाहिए। ओके चलिए अब इसका पहचानने का तरीका क्या है, इसका पहचान कैसे आप पहचान सकते हैं, तो इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या किसे बोलेंगे,
एक सिंबल है, संकेत है इस प्रकार का। क्या है ये? ऊपर से ऐसे लाना है, इसको यहाँ से इस तरीके से खींच देना है और यहाँ इस प्रकार से बना देना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल। ये है वर्गमूल का संकेत। तो क्या है? ये हमारा वर्गमूल का संकेत। चलिए, तो जब भी किसी भी संख्या, जैसे ले लेते हैं 4, क्या ले लिए हैं? 4 ले लेते हैं और इसको इस संकेत के अंदर डाल दिए हैं, इस संकेत के अंदर डाल दिए हैं। जब भी, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 का वर्गमूल। क्या बोलेंगे? इसको निकालना पड़ेगा। जब भी ये संकेत किसी संख्या के ऊपर आ जाए तो इसको क्या हम निकालेंगे? वर्गमूल। और वर्गमूल निकालना आप लोग क्लास 8 में सीख चुके होंगे। चलिए, और जिसको नहीं आता है वो कमेंट करके बताएं, उसे अलग से हम एक वीडियो डाल देंगे जिसमें वो सीख पाएंगे आसानी से। तो वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, तो पहचान में क्या पहचानना है इसको कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन नहीं है। तो परिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्गमूल हो। जैसे हम बोल दिए 4, √4, क्या ये पूर्ण वर्गमूल है? जैसे बोल दिए √4, क्या ये पूर्ण वर्गमूल है? तो अब इसको क्या कर लेंगे? हम गुणनखंडन कर लेंगे 4 का। तो 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो देखिए, इसका जोड़ा आ गया और यहाँ से जोड़ा, 2 जोड़ा मिल करके एक पूरा 2 बना लिया। तो इसके √4 ये जेल से बाहर आता है और 2 जुड़वा के साथ आता है। तो 2 जुड़वा क्या हो गया? 2 जुड़वा मिलके 1 बन जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बना? कितना 2 बना है? 1 2 बना है। तो 2 जो पूर्ण, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, जिसका पूर्ण, पहचानने का तरीका क्या है कि वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। तो यहाँ पे 2 देखिए, 2 वो 4 का √4 था, तो √4 का हम वर्गमूल निकाले हैं तो कितना आया है? 2। अब ये जेल से बाहर, पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ये 2 एक परिमेय संख्या है। चलिए, अब अगर आप बात किया जाए, बताइए, √9 क्या परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ है, बिल्कुल। तो √9, जिस संख्या पे रूट चढ़ जाए उसका गुणनखंडन कर देना है। जैसे √9 हो गया ये, तो इसका क्या करेंगे? गुणनखंडन कर देंगे। तो किससे जाएगा? 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो ये भी देखिए, ये जेल के अंदर था √9, किसके अंदर था? जेल के अंदर। तो जेल से बाहर निकालने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसे हम गुणनखंडन करेंगे और गुणनखंडन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो यहाँ पे ये कितना, 3 कितना आया? 2 बार, 3 गुने 3 आया। देखिए, अब यहाँ पे 3 का जोड़ा, ये दोनों आपस में मिल करके, ये दोनों आपस में मिल करके बाहर पूरा 1 3 बना लेगा, पूरा 1 बन चुका है 3। तो देखिए, √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। कितना होता है? तो 3। ये जेल से बाहर आ गया, ये वर्गमूल में नहीं बचा है, यानी जेल के अंदर इसका कोई भी अंश नहीं बचा है, तो हम इसे बोलेंगे परिमेय संख्या। इसी प्रकार से आप जांच सकते हैं। चलिए, तो सीधा सा कहने का अर्थ क्या है कि ये रूट में ना हो। रूट, इसको क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो रूट में नहीं हो, यानी वर्गमूल पूरा पूरा वर्गमूल हो, पूरा पूरा वर्गमूल हो, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए, नेक्स्ट बोलेंगे 16, क्या परिमेय है? तो हाँ, किसका वर्गमूल है? ये 4। इसका वर्गमूल कितना है? 4। तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। बोलेंगे आपसे कि बताइए कि 8 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है तो हमको नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे? हम इसका गुणनखंडन करेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 1 बार में। अब देखिए, जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा इसके साथ और इसका जोड़ा है नहीं, तो क्या करेंगे? ये दोनों जोड़ा आपस में मिल करके 1 2 का निर्माण करेगा और ये 2 का कोई जोड़ा नहीं है, तो ये किस में बंद रह जाएगा? ये जेल में बंद रह जाएगा। तो √8 √8 को कैसे लिख सकते हैं? 2√2, 2√2। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 2 तो बाहर आ गया और 1 2 रूट में ही, जेल में ही फंसा हुआ है, √8 के अंदर ही है। तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाया है, तो यह परिमेय संख्या भी नहीं होगा, ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे 0 1 2 -3 4 -6 -8 10। क्या 0 1 परिमेय संख्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है बच्चों, बार बार यहाँ से पूछा जाता है कि 0 और 0 के बारे में बताइए, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए, 0 कौन सा संख्या होगा आपके हिसाब से, परिमेय या अपरिमेय? और यहाँ पे जरूर इसका जरूर आप लोग भेजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो 0 का बात करें तो क्या है ये? 0
तो जीरो लिखते हैं, तो जीरो के नीचे किसी भी संख्या के नीचे कितना होता है, एक होता है। तो देखिए जीरो क्या हो गया, परिमेय पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया, और क्यू नीचे वाला यानी क्यू जीरो नहीं है, तो जीरो क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय। एक है तो एक परिमेय होगा, क्योंकि इसके नीचे सबके नीचे एक एक होता है, सबके नीचे एक एक होता है। चलिए -3 पूछेंगे, परिमेय 4 परिमेय, -5 परिमेय, 8 परिमेय, 10 परिमेय। तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे यह ऋणात्मक ही क्यों ना हो। चलिए देखते हैं, -5/3 बताइए परिमेय संख्या है। जी हाँ, बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में लिखा है। ये माइनस देख करके आप नहीं डर जाइएगा कि ये माइनस है, तो माइनस क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक, इंटीजर, प्लस में भी हो सकता है। ये 5/3 ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला भी परिमेय संख्या होता है, और ये प्लस वाला भी होता है, और ये माइनस में भी हो सकता है। तो इससे दिक्कत नहीं लेना है। हम बताएंगे 8/0, 8/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया, जीरो। ये परिमेय संख्या नहीं है। आइए परिमेय संख्या का दूसरा देखते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अभी हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। चलिए जल्दी से बताइए, ये कौन सा संख्या परिमेय है कि नहीं। -3/2 परिमेय संख्या है। जी हाँ बिल्कुल है। 4/3 परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है। 9/5 परिमेय संख्या है। जी हाँ बिल्कुल है। चलिए अब इसको आप बताइए, 16/9 और ये है जेल के अंदर यानी रूट के अंदर है। तो बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले जानना है हमें परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, जिसके ऊपर रूट रहता है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं, और ये रूट का वर्गमूल क्या आएगा, 16 का क्या आएगा वर्गमूल, वर्ग 4। क्या आएगा, 4। और 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना आया, 3। तो 4/3 पी बटे क्यू के रूप में, और क्यू जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सॉरी। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा कैसे बताएंगे, तो वैसा संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू बटे पी के रूप में लिखा न जा सके, पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके। वैसा संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके, वैसा संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके, उसे बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका भी कंडीशन दोस्तों सेम ही है। जहाँ देखेंगे क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, काट दिए तो क्या होगा, नहीं। ठीक है। तो जहाँ क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वीडियो साफ आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। काफ़ी शाम हो चुका है, चलिए इसे करके क्लोज करते हैं, नेक्स्ट दिन देखेंगे। जल्दी से यहाँ देख लीजिए, अपरिमेय संख्या को पूरा कर दीजिए। यहाँ पे अपरिमेय संख्या को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो वैसा संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके, पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके। कंडीशन सेम, कंडीशन परिमेय और अपरिमेय का सेम, लेकिन पी बटे क्यू के रूप में जिसे लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, और जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके। चलिए इसका पहचान कैसे करेंगे, चलिए इसका पहचान हम किसका करें, कैसे करेंगे, तो जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, पूर्ण वर्गमूल ना हो, वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। चलिए रूट दो का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, ये 1.325 ऐसे 1. आएगा, तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बताइएगा, रूट 1 परिमेय है कि अपरिमेय है। क्या होगा, तो 1 का वर्गमूल क्या निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। तो ये हो गया परिमेय, यह क्या हो गया, परिमेय, लेकिन रूट 2 अपरिमेय होगा। ठीक है। चलिए बताइए तो, रूट 7 परिमेय कि अपरिमेय,
तो रूट 7 के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे P/Q के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन रूट किस में है, रूट किस में 7 किस में है, तो 7 का पूर्ण वर्गमूल होता है, नहीं होगा, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो रूट 7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, तो जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो उसे वो कौन सा हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या। वो कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आप लोग हमें बताइए, एक एग्जाम्पल लेते हैं 8/2 अंडर रूट में। तो देखिए 8 का अब रूट दोनों पे है, ऐसा लिखा है 8/2 और होल रूट हो गया इसका, यानी दोनों पे रूट है, तो 8 का क्या कर लेंगे हम गुणनखंडन। तो 2 चौका 8, 2 से 2 बार में 4, 2 से 1 बार में। चलिए यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बन गया और 2 एक खाली है, तो ये दोनों मिल करके 1 2 तो जेल से बाहर आ गया, लेकिन एक जेल ये 1 2 ये जेल के अंदर रह गया। तो क्या ये इसका पूर्ण वर्गमूल हुआ, रूट अंडर रूट 8 का पूर्ण वर्गमूल हुआ, नहीं हुआ। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2 बटे में क्या है, ये √2, क्या है √2। अब देखिए ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया और आया क्या यहाँ पे 2, क्या आया है 2। तो ये क्या है √8 बटे √2, ये क्या, ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा क्लियर लग रहा है, ये परिमेय संख्या आ गया है, क्या ये जो P/Q के रूप में लिखा गया और Q 0 नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए √50 वर्गमूल है, √50 परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको बताइए। तो क्या करना है, 50 का गुणनखंडन कर देना है, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो देखिए यहाँ पे 5 का जोड़ा बन चुका है, तो दोनों 5 मिलके 1 5 रूट, और यहाँ पे बन गया ये √2, ठीक है। तो क्या आया है 5√2, तो √50 क्या हो गया, देखिए ये तो बाहर आ गया 5, लेकिन ये जेल के अंदर ही बंद है, तो जेल के अंदर बंद नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो पहचानने का नियम समझ में आया। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, तो वो जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो वो अपरिमेय संख्या, और जिसका पूर्ण वर्गमूल हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे लिखेंगे 5 + √3, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये क्या है अपरिमेय, ठीक है। हम नेक्स्ट बताना है 10 + √9, ये क्या परिमेय है क्या अपरिमेय है। तो देखिए √9 को तोड़ते हैं तो क्या आता है 3, क्या होता है 3, तो यहाँ हो जाएगा 10 + 3 बराबर क्या हो गया 13, ये जेल से बाहर आ गया, यानी रूट से बाहर आ गया 13, तो ये कौन हो गया परिमेय, ये कौन संख्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, ओके। चलिए बताइए आप लोग 10 + √7 ये क्या हुआ परिमेय कि अपरिमेय, तो √7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये हो गया अपरिमेय। नेक्स्ट बताइए 10 - √7 ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो √7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसलिए कौन है, तो ये अपरिमेय है, कौन है ये अपरिमेय है। चलिए तो आज की क्लास में बेसिक में इतना ही, और कल से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 1 का 1.1 स्टार्ट कर देंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ना है, और यहाँ से चैप्टर 1 का स्टार्ट हो चुका है, ओके थैंक यू। और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो। देखिए ये मेरा चैनल एक्चुअल में पहले से है, लेकिन यहाँ पे गांव में लाइट की समस्या होने के कारण लगभग 2-2.5 महीने से नहीं बन रहा था, और मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से भी घर आने में शाम हो जाता था और लाइट नहीं होता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं बना रहे थे। और यहाँ से आपको कंटिन्यू मिलेगा 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यहाँ से ऑल सब्जेक्ट आपको पूरा करा देंगे। अच्छा से पढ़िए यहाँ पे और अच्छे नंबर लाइए, ताकि माँ बाप का नाम रोशन करो। चलिए ठीक है, और दोस्तों को जो भी दोस्त है क्लास 10th में उसको भी बताइए, शेयर कराइए, और क्लास 9th 8th सबका हो जाएगा, 11 12 सबका करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे MT सर स्टडी को के बारे में दोस्तों लोग को बताइए, शेयर करिए, और ताकि पता चले उसको भी जल्दी से आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करा देंगे, और टेस्ट वगैरह होगा उसका हर पेपर को सॉल्व करा देंगे। चलिए, और अभी ये चल रहा है, आज देखिए आज बनाए हैं वीडियो, तो आज अगस्त का ये जुलाई है, जुलाई 30 तारीख 2022 है, अभी भी हमारे पास समय है। और जो भी नहीं पढ़े हैं अभी तक कुछ भी, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाइए और यहाँ से सीखते रहिए। ओके थैंक यू।